ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। पीएच के कारण ही एंजाइम्स एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। एक खास तरह का एंजाइम एक खास तरह के पीएच पे ही डिपेंड करता है। और यदि ब्लड का पीएच चेंज होता है तो टिश्यू का फ्लूइड पीएच भी अफेक्टेड होगा। टिश्यूज के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसा कि ब्लड में भी पाए जाते हैं। ये पीएच को बफर करने के लिए ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं और ब्लड बॉर्न सॉल्यूट होते हैं जो ब्लड के पीएच को बफर करते रहते हैं। मतलब इनके पीएच को न ज्यादा बढ़ने देते हैं न ज्यादा घटने देते हैं। ब्लड का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। ब्लड के पीएच को कभी-कभी किसी खास कंडीशन में चेंज भी किया जाता है। जैसे हमारे शरीर से यदि किसी एसिडिक ड्रग को हम बाहर निकालना चाहते हैं या कभी किसी बेसिक ड्रग को बाहर निकालना चाहते हैं तो अपोजिट पीएच करेंगे। मतलब एसिडिक ड्रग को निकालने के लिए बेसिक पीएच होना चाहिए और बेसिक ड्रग को निकालने के लिए एसिडिक पीएच होना चाहिए। ब्लड का पीएच जनरली स्लाइटली अल्कलाइन है। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल के करीब है। यदि हम इसके पीएच को अल्कलाइन बढ़ाते हैं तो एसिड ड्रग का आयोनाइजेशन होता है और वो शरीर से मुख्य रूप से यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। यूरिन में भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रीनल में। उसी प्रकार बेसिक ड्रग के लिए यदि हमने पीएच को एसिडिक कर दिया है ब्लड के पीएच को तो वो फिर से आयोनाइज हो जाता है। तो अपोजिट पीएच में एसिड बेस में और बेस एसिड में आयोनाइज हो जाता है जिस कारण से वो लिपिड सोलबिलिटी खो देता है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू मुख्य रूप से शरीर से यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एसिडिक ड्रग को यदि शरीर से बाहर करना है तो ब्लड का पीएच बेसिक करेंगे और बेसिक ड्रग को यदि ब्लड से बाहर करना है तो हम ब्लड का पीएच एसिडिक कर देंगे। तो पीएच का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। यहां हम आगे बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड में मुख्य रूप से सॉल्यूट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये ऑस्मोसिस के सिद्धांत के थ्रू टिश्यू स्पेस से और टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड है और ब्लड का फ्लूइड दोनों को ऑस्मोसिस के सिद्धांत के आधार पर एडिक्वेंट फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा मेंटेन रखते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन में हम मुख्य रूप से ब्लड क्लोटिंग मतलब यदि हमारा स्किन कट जाए तो ब्लड बहने से रोकने के लिए ब्लड क्लोटिंग जिसमें मुख्य रूप से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन का योगदान होता है। इसमें फिब्रोजेंस का भी योगदान होता है और काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का योगदान है जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डिफेंस में भी इसका काफी अच्छा योगदान देखा गया। ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन ही है, गामा प्रोटीनिन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसे मुख्य रूप से प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाया जाता है एंटीबॉडी को। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स और व्हाइट ब्लड सेल्स ये डिफेंस का काम करते हैं। शरीर पे एंटीजन किसी बैक्टीरिया वायरस के अटैक से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। अब बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा सबसे लेस डेंस होता है कंपोनेंट में और ट्यूब में सबसे ऊपर पाया जाता है। इसका कलर होता है स्ट्रो कलर्ड मतलब हल्का सा येलो जैसा। स्टेट में ये स्टिकी फ्लूइड होगा, चिपचिपा सा पानीनुमा स्ट्रक्चर।
कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा 90% पानी से ही बना होता है और इसमें 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के डिसॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं जो प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वास्ट प्रोडक्ट्स जो कि सेल एक्टिविटी के द्वारा मिलते हैं वो पाए जाते हैं। प्लाज्मा में आयंस भी होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जिसमें कैटायंस जिसपे पॉजिटिव चार्ज और एनायंस जिसपे नेगेटिव चार्ज वो सभी पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये पॉजिटिव चार्ज के आयंस हो गए, वैसे ही क्लोरीन ये निगेटिव चार्ज का एक आयंस हो गया। इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा अल्बुमिन पाया जाता है, लगभग 60%। अल्बुमिन के बाद ग्लोबुलिन्स 36% और 4% होता है फिब्रोजन। ये फिब्रोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में काफी योगदान देता है। ब्लड प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से लीवर में ही बनते हैं। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है लगभग सभी कुछ को छोड़कर, जैसे कि गामा प्लाज्मा प्रोटीन्स। और तीसरी बात प्लाज्मा प्रोटीन की कि प्लाज्मा प्रोटीन को सेल्स न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जीआईटी ट्रैक में प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और तब वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं और फिर ब्लड में वही अमाइनो एसिड को सेल्स अपटेक करता है। मतलब सेल्स को अपटेक करने के लिए प्रोटीन का अमाइनो एसिड में टूटना बहुत जरूरी है। वो प्रोटीन को अपटेक नहीं कर सकते और ब्लड में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में बनना प्रोसेस कहीं दर्शाता भी नहीं है। इसी कारण से प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में हमेशा रहते हैं और उसे सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ना वो वहां से टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, ना उसे सेल्स अपटेक कर सकते हैं। एक ओवरव्यू देखते हैं वाटर के बारे में। फिर से प्लाज्मा में मुख्य रूप से वाटर होता है 90% और इसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस सोल्यूट भी होते हैं और प्लाज्मा ही मुख्य रूप से हीट को एब्जॉर्ब करता है। सेल एक्टिविटी के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उसे। इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सोडियम में पॉजिटिव है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कैटायंस होते हैं। एनायंस में क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट। ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में, ताकि एडिक्वेंट फ्लूइड मेंटेन रहे, प्लाज्मा में खास मात्रा में पानी बना रहे, वाटर बना रहे ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, और ब्लड के पीएच को भी बफरिंग करने का काम करते हैं। हालांकि प्लाज्मा प्रोटीन का भी वही काम है यहाँ पे भी, लेकिन इसके अलावा इन दो कामों के अलावा मतलब पीएच को मेंटेन रखना और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के अलावा प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। वेट देखा जाए तो प्लाज्मा 8% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन 8% होता है प्लाज्मा का। ये मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 60% अल्बुमिन होता है जो लीवर से बनता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को या ब्लड के पीएच को भी मेंटेन रखने में योगदान देता है। ग्लोबुलिन्स 36% होता है और ग्लोबुलिन्स में काफी सारी चीज देखी, जैसे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स। ये दोनों के दोनों लीवर के द्वारा ही बनता है और इनका काम है लिपिड, मेटल्स, आयंस और फैट सोल्युबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करना, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। लेकिन गामा ग्लोबुलिन जो है ये लीवर में नहीं बनता। ये प्रश्न आता है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन लीवर के द्वारा नहीं बनता है, तो वो होगा गामा नामक ग्लोबुलिन्स। इसका इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं या कहीं कहीं एंटीबॉडी भी कहा गया है। तो गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी
ये मुख्य रूप से प्लाज्मा सेल जो कि WBC का ही एक रूप है उसमें बनते हैं। उससे ये रिलीज होते हैं जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स आता है बॉडी पे। तो प्लाज्मा सेल्स पे कभी एंटीजन ने अटैक किया है तो तुरंत प्लाज्मा सेल्स ने गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिलीज करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में तीसरी बात होती है फिब्रोजेंस की। फिब्रोजेंस जो है ये 4% होता है और इसका काम है मुख्य रूप से बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में योगदान देना। अब हम बात करते हैं फिर से पीछे में कि अल्बुमिन कितना होता है। अल्बुमिन का मोलिकुलर वेट 69,000 होता है मोलिकुलर वेट अल्बुमिन का। ग्लोबुलिन का मोलिकुलर वेट जो है वो वेरी करेगा, 90,000 से लेकर 13 लाख तक देखा जाता है। तो ग्लोबुलिन्स का मोलिकुलर वेट 90,000 से लेकर 13 लाख तक देखा जाता है। इसमें ग्लोबुलिन्स में अल्फा ग्लोबुलिन्स में भी दो टाइप्स होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स। अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स होता है, मोलिकुलर वेट होता है अल्फा ग्लोबुलिन्स का 41,000 से 2 लाख तक, 41,000 से 2 लाख तक मोलिकुलर वेट होता है। बीटा ग्लोबुलिन्स का मोलिकुलर वेट देखा जाता है 90,000 से लेकर 13 लाख तक, बीटा ग्लोबुलिन्स का। और गामा ग्लोबुलिन्स का मोलिकुलर वेट देखा जाता है 1,50,000 से लेकर 1,90,000 तक। ये है गामा ग्लोबुलिन्स का मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा यदि हेवीएस्ट देखा जाता है तो बीटा ग्लोबुलिन्स में देखा गया कि 13 लाख तक उसका मोलिकुलर वेट देखा गया, बीटा ग्लोबुलिन्स का सबसे ज्यादा हेवी देखा गया। तो यहां हम बात कर रहे थे मोलिकुलर वेट ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन का। अब हम बात करेंगे नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की, मतलब वो सब्सटेंस जो किसी बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म में जो अवशेष बचते हैं उन अवशेषों में जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस मुख्य रूप से बनता है जो कि प्रोटीन नहीं होता है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनियम साल्ट ये किसी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट है, अवशेष है। ये सभी के सभी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है और प्रोटीन नहीं होता है। मैं बता दूं प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है जिसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है। लेकिन ये जितने भी बाय प्रोडक्ट है ये भी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है लेकिन प्रोटीन नेचर के नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ये भी ब्लड में पाए जाते हैं, सेल्स मेटाबॉलिज्म के बाद ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में नाम आएंगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुख्य रूप से एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्व में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में बात की जाए तो ग्लूकोज, प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा जीआईटी ट्रैक्ट में और वो अमाइनो एसिड के रूप में टूटेंगे। लिपिड में ट्राई असाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है। और उसके बाद विटामिन, ये जब भी जितने भी हैं न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व वो जीआईटी ट्रैक्ट से अब्सॉर्ब होंगे। रेस्पिरेटरी गैसेस की बात की जाए तो CO2 जो लंग से ब्लड में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स से मेटाबॉलिज्म के बाद अवशेष के रूप में ब्लड में आता है। तो ये दोनों को दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन
के स्ट्रक्चर में आयरन पार्ट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होगा, ये आरबीसी के अंदर ही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो टॉक्सिक होता है और उस कारण से काफी नुकसान हो सकता है, आयरन टॉक्सिटी हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और खासकर हीमोग्लोबिन का जो हीमे पार्ट है, मतलब आयरन वाला पार्ट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। Hemoglobin, it is not found in a free form, it is always inside in the RBC. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, कुछ अमाउंट आरबीसी में बाइंड भी होता है। फिर बाइकार्बोनेट, ये जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ये भी ब्लड में पाया जाता है, या यूं कहें कि ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से सेल और सेल से लंग्स तक, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक। हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेरॉयडल और थायराइड हार्मोन्स भी प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अल्बुमिन, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी पिछले स्लाइड में, कि 60% होता है, सब्सटेंस को कैरी करने के लिए जाना जाता है, ब्लड को बफर करने में या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में अल्बुमिन का योगदान है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स का भी योगदान है, लेकिन अल्बुमिन सबसे ज्यादा योगदान देता है क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाता है, 60% होता है। फंक्शन देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन का तो हमने एक बार डिस्कशन कर लिया है पिछले बारी, लेकिन एक ओवरव्यू। रेगुलेशन, मतलब एसिड बेस या पीएच को मेंटेन रखने का, ब्लड को बफर को मेंटेन रखने का, इसमें भी अल्बुमिन का सबसे ज्यादा योगदान, क्योंकि अल्बुमिन ज्यादा अमाउंट में है, 60% है। ग्लोबुलिन्स का भी योगदान होगा लेकिन उसका कंसंट्रेशन 36 है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी अल्बुमिन का ज्यादा योगदान और उसके बाद ग्लोबुलिन्स का, क्योंकि ग्लोबुलिन्स का कंसंट्रेशन कम है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स जो है वो वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में। डिफेंस सिस्टम में बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसे हम गाबा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, उसका एक योगदान होता है। वो एक एंटीबॉडी है जिसे प्लाज्मा सेल्स बनाती है। ब्लड कोगुलेशन में भी फिब्रोजन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन ही है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ये फिब्रोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिन स्टेंट के रूप में ब्लड कोटिंग में योगदान देता है। उसके अलावा कुछ रिजर्व प्रोटीन्स भी हैं जो कि फास्टिंग के थ्रू काम देते हैं। जैसे हमने कभी उपवास किया है या खाना हमें अच्छे तरीके से नहीं खाया, जैसे हम कभी एक जगह से दूसरी जगह लंबी यात्रा करते हैं तो फूड इनएडिक्वेट फूड को टेक नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त में जो हमारे सेल्स में जो रिजर्व प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेंटेन करते हैं डेली रूटीन एक्टिविटीज को। फॉर्मेट एलिमेंट्स की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाएगी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा विश्राम।